द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें अपने आप बन जाती हैं। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन बनी बनाई तस्वीरों और धारणाओं को जबरदस्त चुनौती देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बिहार कहा, दिमाग में पहली चीज क्या आई? अपराध, पिछड़ापन या फिर यूपीएससी टॉपर्स? देखिए, यही तो मजेदार बात है। बिहार की पहचान इन दो बिल्कुल अलग छोरों के बीच झूलती रहती है। और ये उलझन ही सबसे दिलचस्प है। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से इस उलझी हुई पहेली को सुलझाना और बिहार की असली तस्वीर को समझने की कोशिश करना। हाँ, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी कभी सीधी नहीं होती, उसमें कई परतें होती हैं। लेकिन बिहार के मामले में मीडिया और सिनेमा ने कुछ परतों को इतना मोटा कर दिया है कि बाकी सब कुछ उसके नीचे दब सा गया है। तो चलिए सबसे मोटी और शायद सबसे गहरी परत से ही शुरू करते हैं, अपराध। हाँ, ये जरूरी है। एक आम छवि है कि बिहार मतलब बंदूकें, गैंग वॉर और कानून का कोई राज नहीं। फिल्मों ने तो जंगल राज शब्द को बिहार का पर्यायवाची ही बना दिया है। हाँ, ये जंगल राज वाला ठप्पा बहुत गहरा है। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो इस कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। अच्छा? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराध के कई पैमानों पर बिहार देश के कई दूसरे उत्तरी भारतीय राज्यों से बेहतर स्थिति में है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या आप कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहर के मुकाबले बिहार ज्यादा सुरक्षित हो सकता है? देखिए, मैं भावनाओं की नहीं, आंकड़ों की बात कर रहा हूं। ठीक है। एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखें तो कई तरह के अपराधों में, खासकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में, बिहार का रिकॉर्ड दिल्ली या कई दूसरे बड़े राज्यों से बेहतर दिखता है। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां अपराध नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वैसा कतई नहीं है जैसा फिल्मों में हर गली मोहल्ले में बंदूकें लहराते हुए दिखाया जाता है। वो एक गढ़ी हुई छवि है जो हकीकत से कोसों दूर है। तो फिर ये छवि बनी कैसे? अगर हकीकत कुछ और है तो ये जंगल राज वाली बात इतनी ज्यादा क्यों फैली? इसके पीछे 90 के दशक का एक दौर है और साथ ही मीडिया का एक खास नैरेटिव। उस दौर में यकीनन कानून व्यवस्था की चुनौतियां थीं, लेकिन उसे इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि वो उस जगह की इकलौती पहचान बन गई। बिल्कुल। और एक बार जब तो ये कहानी चल पड़ती है तो वो सालों तक चलती रहती है, भले ही जमीनी हकीकत बदल क्यों न गई हो। ठीक है, तो अपराध वाली छवि तो हकीकत से ज्यादा एक धारणा है, लेकिन इस धारणा का असर वहां के लोगों की छवि पर भी पड़ता है। हाँ, इसी से जुड़ा एक और स्टीरियोटाइप है कि सारे बिहारी गुंडे या दबंग होते हैं। हाँ, और ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ ये गुंडे वाली छवि है और दूसरी तरफ हमारे स्रोत बिहार को एक और नाम से बुलाते हैं, भारत की टैलेंट कैपिटल। भारत की टैलेंट कैपिटल? ये दोनों बातें एक ही जगह के लिए हैं। सोचिए, एक ही राज्य जो एक तरफ अपनी बाहुबली छवि के लिए बदनाम हो, वहीं से देश के सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसर निकल रहे हों। आईआईटी और मेडिकल की परीक्षाओं में हर साल बिहार के छात्र छात्राओं का दबदबा रहता है। ये तो वाकई में एक पहेली है। एक ही जगह के लिए देश में दो बिल्कुल उल्टी छवियां कैसे हो सकती हैं? एक फिल्मों वाली और एक आईआईटी जेईई के नतीजों वाली। असलियत इन दोनों के बीच कहीं ज्यादा जटिल है। ये दिखाता है कि समाज में मौके की कितनी कमी है। मतलब जब सिस्टम युवाओं को रोजगार के सही मौके नहीं दे पाता तो कुछ युवा अपराध की तरफ जाते हैं, जिसकी कहानी मीडिया में खूब बिकती है। लेकिन उसी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। ये टैलेंट कैपिटल वाली पहचान कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि वहां के लोगों की जिद और संघर्ष का नतीजा है। ये बहुत दिलचस्प बात है और ये हमें सीधे अगले मिथक पर ले आती है। अगर बिहार टैलेंट कैपिटल है तो फिर ये धारणा क्यों है कि वहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? हाँ, ये दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये धारणा शायद उन प्रवासी मजदूरों को देखकर बनी है जो रोजगार के तलाश में बड़े शहरों में आते हैं और अक्सर अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छा। इन रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि बिहार के छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी शिक्षा को लेकर एक जुनून है। माँ बाप अपनी जमीन बेचकर भी पढ़ाना चाहते हैं। सही बात है। कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एक पूरा नेटवर्क है और वहाँ के छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब शिक्षा वहाँ सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक स्टेटस और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, हथियार।
उनके लिए शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि उस पिछड़ेपन की छवि को तोड़ने का हथियार है जो उन पर चिपका दी गई है। ये पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है जहाँ ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। शिक्षा और प्रतिभा की बात तो समझ आती है, लेकिन विकास का क्या? क्योंकि एक और मजबूत धारणा है कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं। टूटी सड़कें, घंटों तक बिजली कटौती और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। हाँ, यही तस्वीर दिखाई जाती है। जी देखिए, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बिहार स्विट्जरलैंड बन गया है। चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ नहीं हुआ कहना भी सच से मुंह मोड़ने जैसा है। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो सुनने वालों को चौंका सकता है। बताइए। जब बिहार की छवि सिर्फ पिछड़ेपन से जुड़ी है, तो हमारे स्रोत बता रहे हैं कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से बिहार की आर्थिक विकास दर, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, अक्सर देश के औसत से भी तेज रही है। क्या? राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। हाँ, अक्सर ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जमीन पर कुछ तो बदल रहा है। तो फिर ये कहानी बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि विकास की कहानी उतनी सनसनीखेज नहीं होती जितनी अपराध की होती है। सही बात है। सड़कें बनना, गांव में बिजली पहुंचना, ये धीमी प्रक्रियाएं हैं। ये हेडलाइन नहीं बनती। बिहार में पिछले 15 सालों में सड़कों का जाल बिछा है। बिजली की उपलब्धता घंटों से बढ़कर लगभग 20-22 घंटे तक पहुंच गई है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। हाँ। लेकिन ये बदलाव उस पुरानी गढ़ी हुई छवि को अभी तक तोड़ नहीं पाया है। सवाल यही है कि विकास की ये कहानी आम धारणा का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई? शायद इसका एक जवाब इस बात में भी छिपा है कि हम बिहार को देखते कैसे हैं। एक और आम धारणा है कि बिहार के पास अपने गौरवशाली अतीत के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, मौर्य साम्राज्य, अशोक, नालंदा। बिल्कुल। जब भी बात होती है हम तुरंत इतिहास में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार आज भी उसी इतिहास में जी रहा है। ये एक तरह का ग्लोरियस पास्ट ट्रैप है, यानी गौरवशाली अतीत का जाल। ये सच है कि बिहार के इतिहास अतुलनीय है। वो भारत की सभ्यता का केंद्र रहा है। लेकिन सिर्फ इतिहास का जिक्र करते रहना एक तरह से उसके वर्तमान की अनदेखी करना है। और जैसा कि हमने अभी बात की, उसका वर्तमान सिर्फ पिछड़ेपन का नहीं है। उसमें देश की सबसे तेज विकास दरों में से एक शामिल है। उसमें देश को सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट देने का जज्बा शामिल है। मतलब ये कहना कि बिहार सिर्फ अपने इतिहास पर जिंदा है, उसके आज के संघर्ष और उपलब्धियों का अपमान करने जैसा है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप किसी धावक से उसकी पिछली रेस की तारीफ तो करें, लेकिन आज वो जो मैराथन दौड़ रहा है उसे देखने से ही इनकार कर दें। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। बिहार आज एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, और हमें सिर्फ इतिहास की किताब के पन्ने पलटने के बजाय उस नई कहानी को भी पढ़ना होगा। और जब हम आज की बात करते हैं तो संस्कृति का जिक्र तो आएगा ही। यहाँ एक बहुत संवेदनशील और दुखद धारणा है, भोजपुरी संगीत वाली। हाँ, कि फूहड़ और अश्लील भोजपुरी संगीत ही बिहार की पूरी संस्कृति है। और ये शायद सबसे अन्यायपूर्ण धारणाओं में से एक है। कुछ व्यावसायिक सस्ते गानों ने एक पूरी की पूरी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पर्दा डाल दिया है। तो असली संस्कृति क्या है? इन स्रोतों में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि बिहार की असली सांस्कृतिक पहचान छठ पूजा जैसे महापर्व में दिखती है। उसकी पवित्रता, उसके लोकगीत और उसमें प्रकृति के प्रति जो सम्मान है वो अद्भुत है। और लोक संगीत भी तो होगा? बिल्कुल। वहां की पारंपरिक लोक संगीत जैसे विदेसिया, जट जटिन, इनकी अपनी गहरी विरासत है। तो ये जो अश्लील संगीत है ये आया कहाँ से? ये बाजार की देन है। जब संगीत कैसेट और फिर डिजिटल मीडिया के जरिए एक इंडस्ट्री बनी, तो कुछ लोगों ने जल्दी पैसा कमाने के लिए सस्ते और फूहड़ कंटेंट का रास्ता चुना, और दुर्भाग्य से यही सबसे ज्यादा फैल गया। लेकिन इसे पूरी संस्कृति का प्रतिनिधि मान लेना तो गलत है। ये वैसा ही है जैसे बॉलीवुड के किसी एक आइटम सॉन्ग को पूरे भारत का संगीत मान लेना। ये बहुत सही तुलना है। संस्कृति से थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समाज की परतों में। एक मिथक ये भी रहा है कि बिहार में मुस्लिम समाज एक है, उनमें कोई जाति व्यवस्था नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसे 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण ने पूरी तरह से तोड़ दिया। उस सर्वे ने क्या दिखाया? इस सर्वे ने एक शब्द को सबके सामने ला दिया, पसमानदा। पसमानदा, इसका फारसी में मतलब होता है जो पीछे छूट गए। ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अच्छा। जिन्हें शेख, सैयद जैसी तथाकथित ऊंची जातियों से अलग देखा जाता है। शादियों और सामाजिक संबंधों में ये भेद साफ नजर आता है। मतलब ये धारणा
कि धर्म बदलने से जाति खत्म हो जाती है, बिहार के संदर्भ में तो कम से कम सच नहीं है। बिल्कुल सही सच नहीं है। ये सर्वे दिखाता है कि जाति की जड़ें समाज में धर्म से भी ज्यादा गहरी हैं। पसमानदा आंदोलन इसी पहचान और हक की लड़ाई है, जो अब बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और जब आपने राजनीति की बात छेड़ी दी है, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मिथक भी है, लालू प्रसाद यादव वाला। जी। ये माना जाता है कि पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की पूरी कहानी लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से ही शुरू होती है। देखिए, लालू प्रसाद यादव उस कहानी के सबसे बड़े और सबसे करिश्माई किरदार जरूर थे, लेकिन अकेले लेखक नहीं थे। सही पकड़ा आपने। वो उस कहानी के अकेले लेखक नहीं थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वंचित और पिछड़े समाज में राजनीतिक चेतना और सशक्तिकरण की प्रक्रिया 90 के दशक में लालू यादव के उभार से काफी पहले 70 के दशक में ही शुरू हो चुकी थी, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं के समय से। बिल्कुल। ये एक लंबी सामाजिक राजनीतिक लड़ाई का नतीजा था, जिसे लालू यादव ने एक मजबूत आवाज और एक नया मुकाम दिया। उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन ये कहना कि शुरुआत ही उन्होंने की, वो इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा। ये तो राजनीति की बात हुई। अब कुछ सामाजिक सुधारों से जुड़े मिथकों को देखते हैं। दहेज प्रथा। एक धारणा है कि ये बिहार में हर जगह है और समाज ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। ये आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। समझाइए। ये सच है कि दहेज एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, खासकर समाज के कुछ तबकों में। लेकिन ये कहना कि इसे सबने स्वीकार कर लिया है, ये उन हजारों लोगों के संघर्ष को नजरअंदाज करना है जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ काम भी हो रहा है। हाँ। स्रोतों से पता चलता है कि राज्य में दहेज मुक्त गांवों की मुहिम चल रही है। कई सामाजिक संगठन और युवा लड़के लड़कियां इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो समाज में एक स्वीकृति भी है और उसी के साथ एक मजबूत प्रतिरोध भी। और इसी प्रतिरोध की कहानी शायद हमें आखिरी मिथक तक ले जाती है, महिला सशक्तिकरण। हाँ। एक आम राय है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागजों पर है, मीडिया का बनाया हुआ एक मिथक। अच्छा। अगर ये मिथक होता तो बिहार के चुनावी नतीजे कुछ और होते। अच्छा। पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण साफ दिखाता है कि महिलाएं अब एक स्वतंत्र और निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं, और ये बदलाव हवा में नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा हाथ है। इन समूहों ने महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक आवाज दी है, घर से बाहर निकलने का आत्मविश्वास दिया है। मतलब आर्थिक आजादी ने उन्हें राजनीतिक ताकत दी है। बिल्कुल। जब एक महिला पैसा कमाने लगती है तो घर में उसकी बात का वजन बढ़ जाता है। जब वो दूसरी 10 महिलाओं के साथ बैठक करती है तो उसमें एक सामूहिक चेतना आती है, और वही चेतना वोट में बदलती है। सही बात है। अब कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये जमीनी हकीकत है, कोई मीडिया का बनाया मिथक नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि बिहार की जो कहानी हमें बताई जाती है वो बहुत अधूरी है। हाँ, एक तरफा है। ये सिर्फ अपराध, पिछड़ेपन और जातिवाद की कहानी नहीं है। ये उम्मीद, संघर्ष, प्रतिभा और एक चुपचाप हो रहे सामाजिक बदलाव की भी कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों के आधार पर यह साफ है कि किसी भी जगह को कुछ स्टीरियोटाइप में बांध देना कितना आसान और कितना गलत होता है। असलियत हमेशा ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा जटिल और ज्यादा मानवीय होती है। बिल्कुल। बिहार की कहानी हमें यही सिखाती है कि सतह के नीचे हमेशा एक और कहानी बह रही होती है। जरूरत बस उसे देखने की नियत की है। बिल्कुल। और आज की ये चर्चा हम सभी के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाती है। हम सब किसी न किसी राज्य, शहर या समुदाय के बारे में कुछ पक्की धारणाएं लेकर चलते हैं। सबके मन में होती हैं। आज की बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी वो धारणाएं भी उतनी ही अधूरी और एक तरफा तो नहीं है। क्या हर जगह एक छिपी हुई हकीकत होती है जिसे हम अक्सर अपनी बनी बनाई सोच के चलते देखने से चूक जाते हैं?